आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं मुस्ताज मसीह से। जी, उपाध्यक्ष हैं आप, पीसीसी में उपाध्यक्ष। किस तरह से देख रहे हैं जो अभी मीडिया ने एग्जिट पोल निकाले हैं, अलग अलग मीडिया चैनल्स ने, तो उस एग्जिट पोल को किस तरह से देखते हैं? कुछ धुलमुल परिस्थितियां दिख रही हैं, कोई कांग्रेस को आगे बता रहा है, कोई बीजेपी को आगे बता रहा है, आप किस तरह से? देखिए, एग्जिट पोल ना तो मैं पहले कभी देखता हूँ ना अभी मैं देख रहा हूँ। हम तो हमारे कार्यकर्ताओं की जो रिपोर्ट है, और हमारे पास जो रात दिन कार्यकर्ता आके रिपोर्ट देते हैं, और मैं जो हमारा कंट्रोल रूम चल रहा है, हमारा वॉर रूम चल रहा है, उसको सारा देख रहा था। और उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनाने जा रही है। चाहे कोई भी एग्जिट पोल कुछ भी कह रहा हो, मैं उन बातों पे नहीं जाता। क्योंकि हमारी सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जितना काम राजस्थान के अंदर किया है, राजस्थान के वासियों के लिए किया है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चिरंजीवी योजना की गूंज तो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। वर्ल्ड के कई कंट्री जो है यहाँ आकर देखना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से ये योजना यहाँ पर चल रही है, और जिनको इसका बेनिफिट मिला है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, लेकिन जब उन्होंने चिरंजीवी योजना के माध्यम से अपने माता पिता का इलाज कराया, बड़े बड़े इलाज कराए, अब वो ये कहते हैं कि हम तो गलत रास्ते पर थे, और अब की बार उन्होंने कहा है कि हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। इस तरह की बातें मैंने सुनी हैं ऐसे लोगों से जो कट्टर भाजपा के लोग थे। इसी प्रकार से और दूसरी जो योजनाएं चली हैं, उनका जो भी लाभार्थी रहे हैं उनके मन में कहीं, क्योंकि इंसान जो है ना, वो उसको ये चीज़ें याद रहती हैं कि उनको बुरे वक्त के अंदर उनके लिए कोई देखने वाला नहीं था। एक तरफ तो वो सरकार थी जो महंगाई बढ़ा रही थी, दूसरी तरफ वो सरकार थी कांग्रेस की जो महंगाई को दूर करने का काम कर रही थी, महंगाई से बचाने का काम कर रही थी। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता जो है बहुत जागरूक है, बहुत कुछ समझती है, और अब की बार जिस प्रकार से ये हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते रहे हैं, भारत पाकिस्तान की बात करते रहे हैं, वो अब की बार जनता ने इनको नकार दिया है। हर व्यक्ति को चाहिए रोज़गार, चाहिए उसको खाने को अनाज चाहिए, और रोटी रोज़ी, कपड़ा और मकान, ये हर व्यक्ति की सबसे पहली ज़रूरत होती है। चिरंजीवी की बात कर रहे हैं आप, और चिरंजीवी में आपने कहा लाभार्थी कहीं ना कहीं आम आदमी उससे लाभार्थी हुआ है, लाभ पहुंचा है। ये इसमें कोई शिकवा नहीं है कि उसमें लाभ नहीं पहुंचा, लेकिन संख्या, बीजेपी का कहना है कि संख्या का महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो इलाज लेने वाले हैं, जो इलाज करने वाले हैं, 5 लाख या 10 लाख से ऊपर कितने ऐसे आंकड़े हैं जिन्होंने उनका लाभ मिला। उसकी बात करते हैं। बीजेपी का कहना है ये फ्री बीज बांट रहे हैं। गहलोत सरकार 6 महीने में, लास्ट 4 साल में तो इनएक्टिव रही, और लास्ट 6 महीने में फ्री बीज बांट के, आपका क्या कहना है कि 75 साल बाद भी ये फ्री की योजनाएं, फ्री की चीज़ें बांट का ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं बोझ नहीं बढ़ा रही ऋण के रूप में? भारतीय जनता पार्टी के तो दो मुंह है। जब खुद बांट रहे हैं तो उसको तो कह रहे हैं कि हम ये लाभ दे रहे हैं, और दूसरी जो हमारी सरकारें हैं वो अगर जनता के भलाई के लिए काम करती हैं, जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, जनता की दुख दर्द दूर करने के लिए, उनको जो महंगाई से राहत देने की बात करती है, तो वो उनको रेवड़ियाँ लगती हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ मोदी जी को कि इस तरह की बात करते हैं। अब उन्होंने खुद ने ये कहा कि हम आएंगे तो हम इन योजनाओं को जारी रखेंगे। एक तरफ तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि रेवड़ियाँ हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री जी को, जो झूठ का पुलिंदा है, हर चीज़ के अंदर झूठ। उन्होंने कहा 15 लाख रुपए मिल जाएंगे लोगों को, मिले क्या आज तक? उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, आज तक मिली किसी को? उन्होंने कहा कि हम डीजल पेट्रोल के दाम जो हैं वो कम करेंगे, आज तक हुए क्या? और
डॉलर के प्राइस, रुपए के प्राइस जो है, रुपया जो है वो आज किस स्टेज पे है डॉलर के मुकाबले में। जब वो आए थे तो कहते थे कि जब रुपए की कीमत घटती है तो जो सरकार है उसकी साख गिरती है, और आज साख नहीं गिर रही। कैसी बातें करते हैं, झूठ झूठ झूठ, हर चीज़ के अंदर झूठ बोल के वो इस देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी ये आरोप लगाती आई है कांग्रेस पे, कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, तुष्टीकरण की राजनीति पे बात की है, काम किया है, और वोट बैंक की राजनीति की है। और तुष्टीकरण से मैं इसके साथ ही इसको जोड़ देता हूँ जातिगत जनगणना से। आपका क्या विचार है, क्या जातिगत जनगणना आज 75 साल बाद भी होनी चाहिए? किस तरह से आप देखते हैं? जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिनकी जितनी वो है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। आज राहुल जी ने जो कहा है कि एक सेक्शन जो है, सिर्फ एक सेक्शन को लाभ मिल रहा है और बाकी के सब जो हैं उनको, कोई ओबीसी की बात करते हैं मोदी जी, और ओबीसी के क्या बताया राहुल जी ने कि 3 आईएएस सिर्फ ओबीसी के हैं, बाकी सब दूसरे उसके हैं। तो केंद्र सरकार का तो कहना कि हमारे मंत्री देख लीजिए आप, कांग्रेस में कितने ओबीसी थे, हमारे यहाँ पे कितने ओबीसी हैं। साथ में मैं ये जोड़ना भी चाहूँगा कि क्या जातिगत जनगणना आज 75 साल बाद, वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्या 75 साल बाद भी आप और हम जातिगत जनगणना, जातिगत आंकड़ों में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को, भारत को बांटते रहेंगे? बांटने की बात नहीं है, बांटने का काम तो मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बांट के रख दिया है, आपस में लड़ा के एक दूसरे के साथ, और वो जीतने की कोशिश करते रहे, और अभी उसका कुछ उसमें फ़ायदा भी उठा लिया उन्होंने। लेकिन कांग्रेस पार्टी सदा सबको साथ लेकर चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने कभी बांटने की बात नहीं कही है। राहुल जी ने हमेशा ये कहा है कि प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे को जोड़ के रखना चाहिए। भारत जोड़ो का उन्होंने नारा दिया, और भारत जोड़ो के ऊपर उन्होंने पदयात्रा शुरू की। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी जब तक रही है तब तो भारत के अंदर कोई ऐसी बात थी नहीं कि आपस में एक दूसरे से, और ये बात करते हैं तुष्टीकरण की, तुष्टीकरण तो ये खुद कर रहे हैं। तुष्टीकरण की बात ये करते हैं, ये कहते हैं कि कपड़ों से मैं पहचानता हूँ कि कौन लोग हैं, इस तरह की बातें करते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर किस प्रकार से एक जाति विशेष के व्यक्ति के साथ इन्होंने व्यवहार किया इनके एमपी ने, और बड़ी, मैं तो कहता हूँ कि शर्मनाक बात है कि किस प्रकार की भाषा इन्होंने उपयोग किया। और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे को शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री, जिसका हम इज़्ज़त भी करते हैं हमारे प्रधानमंत्री की, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस प्रकार की भाषा वो उपयोग करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री, जिसे हम हमारा प्रधानमंत्री कहते हैं, वो इस प्रकार की हल्की भाषा का उपयोग करता है। ये एक पूरे देश के लोगों के लिए एक शर्म की बात है। कहीं नहीं, आपने कहा संख्या बल जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतना उसमें अधिकारी होगा, तो कहीं ना कहीं संख्या बल भारी पड़ रहा है हिंदुस्तान पे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आप और हम 75 साल से इन्हीं मुद्दों पे अटके पड़े हैं, विकास और इन सारी चीज़ों को अछूता करके आज, और हम बेसिक कम्युनिटीज़ पे, बेसिक फ्री वीज देने पे, यहाँ पे गवर्नमेंट, बीजेपी का कहना है कि 50 साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, कहाँ गई जातिगत जनगणना? जो तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया है उसका भोग अभी 75 साल बाद भी आप और हम भोग रहे हैं। कांग्रेस ने ही जातिगत जनगणना कराई थी जो आज इनके पास पड़ी है। क्या ये उसको नहीं खोले ना? क्या उन्होंने इसको निकाला? आज तक क्यों नहीं निकाल रहे हैं उसको? जब हम कह रहे हैं कि हमने जो जातिगत जनगणना करी थी उसको आउट करिए, उसको आप सबके सामने लाइए, क्यों नहीं लाते हैं? ये तो जातिगत जनगणना तो कांग्रेस ने करी है ना, इन्होंने थोड़ी करी है। ये तो नहीं चाहते। आज हमारे देश के आदिवासी, ओबीसी, आपके एससी, एसटी, उनकी क्या हालत है, और ये उनको क्या दे रहे हैं, उनकी हालत क्या हो रही है। आज एक आदिवासी के बच्चे के ऊपर इनका ही पार्टी का व्यक्ति पेशाब करता है, कितने शर्म की बात है, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या क्या हो रहा है इस देश के अंदर, इनके राज के अंदर क्या क्या नहीं हुआ है, किस तरह की बातें हुई हैं, किस प्रकार के काम हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई भी घटना हुई हो,
चाहे वो किसी और तरीके से हुई हो, किसी भी तरह से हुई हो, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनको सज़ा दिलवाई गई है, उनको पकड़ा गया है। कि कांग्रेस का वोट बैंक हमेशा जो समझा जाता है, कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को कांग्रेस का वोट बैंक समझा जा रहा है, एसटी एससी को भी कुछ मामलों में समझा जाता है, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि क्या मुसलमान केवल कांग्रेस का वोट बैंक है? थोड़े आप कांग्रेस के ऑफिस में आप और हम बात कर रहे हैं, फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा, केवल मुसलमान कांग्रेस का वोट बैंक बन के रह गया है, क्या मुस्लिम समुदाय का कोई विकास भी हुआ है? क्या आज रोजगार, शिक्षा और इस तरह के जो आंकड़े दूसरी समुदाय के साथ है, वो आंकड़े क्या मुस्लिम समुदाय के साथ नहीं होने चाहिए? क्या मुसलमान केवल मतलब बेरोजगार रहा है? किस तरह के मतलब टैलेंट की बात करें, शिक्षा की बात करें, कहीं ना कहीं 75 साल में मुसलमान पिछड़ सा गया है। आपका क्या कहना है, थोड़ा खुल के बताइएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इसकी बात नहीं करी है। कांग्रेस पार्टी ने जो कमज़ोर रहा है उसको ऊपर उठाने की बात करी है। और कांग्रेस 10 साल बाद भी कमजोर के राज में, कांग्रेस के राज में आज आप देखिए, जब हम आज़ाद हुए थे तो क्या हालत थी इस देश की, और आज हम किस जगह पर हैं। आज के इनके राज के अंदर ही हुआ है जो आज हम चांद पे पहुंच रहे हैं। क्या इनकी वजह से पहुंच रहे हैं? क्या हम जो इसरो है वो किसकी देन है? जो भाखड़ा नागल है वो किसकी देन है? जितने बड़े बड़े जो काम हुए हैं वो कोई इनकी सोच है। इनकी सोच तो ये है कि कोरोना आता है तो थाली बजाओ, हैं, ताली बजाओ, ऐसे तो कोरोना भगाने की बात करते हैं। ये इस तरीके की सोच। वैक्सीन भी मोदी जी ने दिया, जो वैक्सीन लगाया गया, कांग्रेस का तो कहना है कि वैक्सीन ही मत लगाओ, ये मोदी की वैक्सीन है। कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मेरे मुंह में अपनी बात मत डालिए आप। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। कांग्रेस ने तो इस वैक्सीन जहाँ बनी है वो किसने बनाई? वो कौन सा वो संस्थान जो है, वो वैक्सीन कोई अपने आप ही बन गई क्या एक दिन के अंदर? तो आप देखिए कि कांग्रेस सदा ही साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर कांग्रेस ने काम किया है। ये तो जब भाखड़ा नागल बना था, मैं आपको याद दिलाऊं, उस टाइम पर ये कहते थे किसानों को कि यहाँ पर बिजली जो है ये निकाल ली गई है और इस बिजली के अंदर कुछ भी ताकत नहीं रही है, ऐसी बातें करते थे। और जब राजीव जी लेकर आए थे कंप्यूटराइजेशन कर रहे थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका विरोध किया था और पार्लियामेंट के अंदर बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के गए थे। आज उसी टेक्नोलॉजी की वजह से हम पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। आज हमारे इसरो जो है वो कितने बड़े बड़े काम कर रहा है। हम चांद के ऊपर जा रहे हैं, हम रॉकेट छोड़ रहे हैं, हमारे कितनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। ये सब क्या एक दिन के अंदर हो गया? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, कम्युनिटी विकास रहा है, लेकिन जिस स्पीड से विकास होना चाहिए 75 साल में, या मैं कहूँगा मोदी जी ने जो विकास के आंकड़े दिए हैं, आप आंकड़ों की बात कीजिए, जिस तरह से हाईवेज बन रहे हैं, स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब एयरपोर्ट बन रहे हैं, जो विकास के जो आंकड़े आपके हमारे सामने आज पेपर में दिखाए जा रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं, जो आपके हमारे टैक्स कलेक्शन हो रहा है जीएसटी में, थोड़ा सा आप उस मुद्दों को भी देखिए कि जो आंकड़े जो आपके हमारे, उसको आप और आंख बंद नहीं कर सकते उस आंकड़ों के सामने। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोदी जी ने एक भाषण दिया कि आज हमने इतने एयरपोर्ट बना दिए हैं, और जब पता लगा कि वो तो एयरपोर्ट इतने हैं ही नहीं यहाँ पर, तो इतना झूठ बोलते हैं। ये झूठ का पुलंदा है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि इतना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, वो टैक्स कलेक्शन जनता की भलाई के लिए काम आ रहा है? आप जनता की भलाई के लिए उनको काम में लीजिए। आप उनको धन्ना सेठों को, जो इनके 2-3 लोग हैं, 4-5 लोग जो भी हैं, उनके तो वो लाखों करोड़ों रुपए माफ़ किए जा रहे हैं, और जनता का पैसा हर चीज़ के अंदर लूट की जा रही है आज की तारीख में, चाहे वो आटा हो, दाल हो, चावल हो, कपड़ा हो, और यहाँ तक के बच्चों के पढ़ाई लिखाई की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। आपको ये सोचना चाहिए कि आज अगर बच्चा जो पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। विश्व गुरु आप कैसे बनेंगे? जब तक आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो आप विश्व गुरु कहाँ से बन जाएंगे? विश्व गुरु की बात खाली करने से विश्व गुरु नहीं बन जाते।
वापस कांग्रेस पे आ जाते हैं, पीसीसी में आ जाते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो लास्ट 6 महीने में कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो विरोध रहा आपस में, पार्टी में, संगठन में, किस तरह से देखें कहीं ना कहीं ये नुकसान, तो ये विरोध साबित नहीं होगा? जो गहलोत जी ने पहले फ़ोटो नहीं लगाया पायलट साहब का, फिर फ़ोटो लगाया, लास्ट दिन वोटिंग के दिन फ़ोटो लगाया, वीडियो जारी किया, ये कहीं ना कहीं आप नहीं समझते ये 3 महीने 6 महीने पहले हो जानी चाहिए मेल मिलाप? देखिए, फ़ोटो लगाने की बात आप जिस तरह से कर रहे हैं ना, वसुंधरा जी की फ़ोटो लगी क्या वहाँ पर? कभी लगी क्या? एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो लगेगी और लगेगी हमारे अध्यक्ष की। तो हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं होता कि किसी की भी फ़ोटो लगा दो। मुख्यमंत्री जी और हमारे अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष होगा उसकी फ़ोटो लगती है और उनकी फ़ोटो लगी हर जगह। ऐसी बात हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी पूरे चुनाव में कि सचिन पायलट जी ने किस प्रकार से भाषण दिए हैं, किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ कोई आपस के अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी है, हम जो हैं हमारे को यहाँ खुले विचार एक दूसरे रख सकते हैं। वो पार्टी नहीं है हमारे यहाँ की डिक्टेटरशिप हो कि नहीं आपको नहीं बोलना है कुछ भी, ऐसा बात हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ खुले विचार एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सब होता है। एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ूंगा। जिस तरह से गहलोत जी का जो लास्ट 1 साल में 2 साल में जिस तरह से उनके अलग अलग विचार आए, उन विचारों से कितना आप सहमत हैं? जो सचिन जी के बारे में भी कहा कि उन्होंने नालायक है, निकम्मा और समथिंग, तो वो आप देखिए। और उसके बाद क्या गहलोत की छवि धुलमिल नहीं हो गई लास्ट 2 साल में? जिस तरह के जो गहलोत गांधीवादी नेता कहलाते थे, जो गहलोत एक सोनिया गांधी जी के को अपनी माँ बोलते थे, वही गहलोत जब सोनिया गांधी जी के द्वारा पर्यवेक्षक आके उन्होंने जब पर्यवेक्षकों के साथ मिलना चाहा, तो उन्हीं गहलोत की पार्टी के किसी मंत्री ने कहा कि कौन केंद्रीय नेतृत्व, कैसा नेतृत्व। तो वो किस तरह से इस बयानों को आप देख रहे हैं और क्या? देखिए, वो सब्जेक्ट क्लोज हो चुका है, उस सब्जेक्ट पे मैं कोई बात नहीं करना चाहता इस पर। जी, आपसे बातचीत जारी रखेंगे, कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे संगठन के बारे में, कांग्रेस के बारे में, पीसीसी के बारे में। और मैं चाहूँगा कि अभी इलेक्शन के, क्योंकि 2 दिन बाद ये नतीजे आ जाएंगे, उन नतीजों के साथ फिर आपके साथ बैठेंगे।